जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और आइए 4 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, अगस्त 2020 में विश्व संस्कृत दिवस यानी कि वर्ल्ड संस्कृत डे कब मनाया गया? तो ये दिवस मनाया गया है 3 अगस्त को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो हमारे यहाँ पर जो हिंदू कैलेंडर होता है उसके सावन महीने में प्रत्येक वर्ष पूर्णिमा के दिन विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है, यानी कि जिस दिन रक्षाबंधन होता है प्रत्येक वर्ष उसी दिन संस्कृत भाषा के पुनरुद्धार के लिए, इसके रखरखाव के लिए और आप कह सकते हैं कि इसको प्रिजर्व रखने के लिए विश्व संस्कृत दिवस प्रत्येक वर्ष सावन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। संस्कृत भाषा के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस भाषा का जन्म आज से 3500 वर्ष पहले अपने देश भारत में हुआ था। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में आयोजित फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। लुइस हैमिल्टन के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, फार्मूला 1 रेसर हैं और जिस गाड़ी को ये चलाते हैं वह गाड़ी होती है मर्सिडीज की। इससे पहले जो स्टेयरमार्क ग्रैंड प्रिक्स हुआ था, इसके अलावा हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स हुआ, उसके भी विजेता रहे हैं लुइस हैमिल्टन। तो इस वर्ष ज़्यादातर फार्मूला 1 रेस जो हैं वे कोविड-19 के कारण टाल दिए गए, लेकिन सबसे पहले हुआ था ऑस्ट्रियन। तो ऑस्ट्रियन वाला जो था उसे जीता था वाल्टेरी बोटास ने। फिर हुआ स्टेयरमार्क वाला, तो ये भी जीता था लुइस हैमिल्टन ने। हंगेरियन वाला जीता और अब जाकर के ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब भी इन्होंने जीत लिया है। मैक्स वर्स्टप्पन के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये बेल्जियम के खिलाड़ी हैं और रेड बुल के ड्राइवर हैं। चार्ल्स लेक्लर की बात करते हैं तो ये है फरारी के ड्राइवर और इनका देश है मोनाको। तो ये फेमस खिलाड़ी हैं, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है और कौन सी गाड़ी ये चलाते हैं उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लुइस हैमिल्टन को। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। क्विज देने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री द्वारा बेस्ट प्रैक्टिसेस इन डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम पुस्तक लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दरअसल भारत सरकार की ये योजना है कि जो भी हमारे देश में लैंड रिकॉर्ड हैं उनको पूरी तरीके से डिजिटल किया जाए। तो यहाँ पर ये जो किताब अभी लॉन्च की गई है इसमें इसको लागू करने में, यानी कि डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन करने में कौन कौन सी चुनौतियां हैं, इसके अलावा राज्यों के द्वारा जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेज इसके क्षेत्र में की गई हैं उन सभी के ऊपर ये पुस्तक आधारित है। और इस पुस्तक को लिखा है लैंड रिसोर्सेज विभाग ने। और ये जो लैंड रिसोर्सेज विभाग है इसके द्वारा जो राज्यों ने लैंड रिकॉर्ड के ऊपर क्षेत्रीय या फिर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की थी, उन कार्यशालाओं के आधार पर इस पुस्तक को तैयार किया है लैंड रिसोर्सेज विभाग ने। नरेंद्र सिंह तोमर के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये ग्रामीण विकास व पंचायती राज के साथ साथ कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। कहां से ये सांसद है वह आपको नीचे कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने मैग्नेट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी? तो ये मंजूरी दी है महाराष्ट्र की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। दरअसल महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा 1000 करोड़ रुपए के महाराष्ट्र एग्री बिजनेस नेटवर्क जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में मैग्नेट के नाम से जानते हैं, इस प्रोजेक्ट को अगले 6 वर्षों के लिए मंजूरी दी गई है। अब ये प्रोजेक्ट है क्या? तो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य के जो भी जिले हैं वहाँ पर फल और सब्जी के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा इनको किस प्रकार से प्रसंस्कृत किया जाए इसमें भी सुधार किया जाएगा और साथ ही साथ जो हमारे जल्दी खराब होने वाले गुड्स हैं उनको भी यहाँ पर मैनेज किया जाएगा कि वह जल्दी खराब ना हो। इस योजना की खास बात यह है कि यहाँ पर जो 1000 रुपये लग रहे हैं इनमें से 70% एशियाई विकास बैंक के द्वारा दिया जा रहा है
और 30% यहाँ की जो राशि है वह महाराष्ट्र की सरकार खर्च करेगी। एशियाई विकास बैंक के बारे में आपको पता ही होगा कि मनीला जो कि फिलीपींस की राजधानी है वहाँ पर इसका मुख्यालय है। इसमें सदस्य देशों की संख्या है 68। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नाम भले ही इसका एशियाई विकास बैंक है, लेकिन एशिया के बाहर के देश भी इसके सदस्य देश हैं। और अभी अशोक लवासा इसके बने हैं उपाध्यक्ष, और अध्यक्ष कौन है? तो जापान के मसात्सुगु असाकावा वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में किस राज्यपाल ने 3 राजधानियों के निर्माण के लिए पारित विधेयक को मंजूरी दी? तो ये मंजूरी दी है विश्वभूषण हरिचंदन यानी कि बी हरिचंदन जी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और बी हरिचंदन जी ये भारत के किसी भी राज्य के सबसे ज़्यादा उम्र के राज्यपाल हैं, और वर्तमान में ये राज्यपाल कहाँ के हैं? तो आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था कि आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा 2 बिल पारित किए गए थे। पहला बिल था आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन्स, और दूसरा बिल था आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी रिपील्स बिल 2020। तो ये दोनों बिल थे। पहला जो बिल था इसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियां निर्मित की जाएंगी। पहली राजधानी होगी अमरावती जो कि एक विधायी राजधानी होगी, कुर्नूल यह न्यायिक राजधानी होगी, और विशाखापट्टनम ये कार्यकारी राजधानी होगी। विधायी राजधानी का मतलब क्या है? जहां पर विधानसभा होगी। तो अमरावती में इनकी विधानसभा होगी, कुर्नूल में इनका हाई कोर्ट होगा, यानी कि जो हाई कोर्ट होता है वह इनका होगा कुर्नूल में, और विशाखापट्टनम इनकी कार्यकारी राजधानी होगी। कार्यकारी राजधानी का मतलब यहाँ पर है कि जहाँ पर इनका सचिवालय होगा। तो इस प्रकार से आंध्र प्रदेश राज्य में 3 राजधानियाँ बनाई जाएंगी। अब दूसरा बिल यहाँ पर है आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी रिपील्स बिल 2020। तो जब 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना एक नया राज्य बन गया था, तो उस समय जो आंध्र प्रदेश की राजधानी थी हैदराबाद वह चली गई थी तेलंगाना में। तो इसीलिए एक नई राजधानी बनानी थी यहाँ पर आंध्र प्रदेश को, और इसीलिए आंध्र प्रदेश के द्वारा उस समय हमारी राजधानी कहाँ पर बनेगी उसके क्षेत्र के निर्धारण के लिए और उसके विकास के लिए, यानी कि कैसे राजधानी को डेवलप किया जाएगा, उसी के लिए आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी अधिनियम को लागू किया गया था। और अब इस अधिनियम को हटा दिया जा रहा है क्योंकि अब यहाँ पर 3 नई अलग अलग राजधानियाँ बनेंगी। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, बेनेडिक्ट होदेश इन्होंने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की, तो ये किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं? तो ये फुटबॉल खिलाड़ी हैं जर्मनी के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और जब 2014 में जर्मनी की टीम ने फुटबॉल विश्व कप जीता था, तो उस समय विजेता टीम के ये सदस्य थे। तो आपको सिंपली ये ध्यान रखना है कि बेनेडिक्ट होदेश जिन्होंने संन्यास लिया है वे एक फुटबॉलर हैं और ये जर्मनी देश के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीन लाइट्स इस पुस्तक का सितंबर 2020 में विमोचन होगा, तो इसके लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है मैथ्यू मैकानोघे ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और मैथ्यू मैकानोघे की बात करें तो ये एक अमेरिका के अभिनेता हैं जो कि ऑस्कर पुरस्कार भी जीत चुके हैं, और इनके द्वारा अपनी पहली पुस्तक लिखी जा रही है जिसका नाम है ग्रीन लाइट्स, और इसका विमोचन सितंबर 2020 में किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में महात्मा गांधी सेतु पर नवनिर्मित पश्चिमी लेन का उद्घाटन किया? तो ये उद्घाटन इन्होंने किया है बिहार राज्य में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और महात्मा गांधी सेतु के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये बिहार राज्य में गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है। तो गंगा नदी के ऊपर ये जो पुल बना हुआ है NH-19 के ऊपर, तो इस पर 5.5 किलोमीटर की जो ब्रिज थी वह अभी तक थी कंक्रीट की। तो इससे जो कंक्रीट का सुपर स्ट्रक्चर था उसको पूरी तरीके से तोड़ा गया और उसके बाद में स्टील के सुपर स्ट्रक्चर का यहाँ पर निर्माण किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं स्टील का पूरा सुपर स्ट्रक्चर है। और अब ये ब्रिज जब पूरा बन करके तैयार हो गया है तो यहाँ पर पटना से हाजीपुर की जो दूरी है वह कम हो जाएगी और कोई भी व्यक्ति मात्र 10 मिनट में यहाँ पर पटना से हाजीपुर पहुँच सकता है। इस ब्रिज की खास बात यह है कि IIT रुड़की के द्वारा इस ब्रिज को डिजाइन किया गया है।
तो आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि कंक्रीट का सुपर स्ट्रक्चर था और अब इसको तोड़ करके स्टील के सुपर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया गया है और इस ब्रिज की लंबाई है 5.5 किलोमीटर। किस राज्य की सरकार द्वारा अरावली में वन कवर को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है? तो ये उपयोग कर रही है हरियाणा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दरअसल आईआईटी कानपुर से संबंधित एक स्टार्टअप है और उसके द्वारा सीडिंग ड्रोन का निर्माण किया गया, यानी कि एक ऐसा ड्रोन जिसके माध्यम से आप बीजों को, उसके अलावा मिट्टी को और जो आपके खाद होते हैं यानी कि जो उर्वरक होते हैं उनका छिड़काव किया जाता है। तो ऐसे रीजन जहां पर डायरेक्टली पेड़ लगाना संभव नहीं है वहां पर इस प्रकार से छिड़काव किया जाएगा। तो हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले से इसकी शुरुआत हुई है। उसके बाद में यमुनानगर, पंचकुला और महेंद्रगढ़ जिले में भी इसका छिड़काव किया जाएगा। अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में आपको यह ध्यान रखना है कि यह एक अवशिष्ट पर्वत है, यानी कि रेजिडुअल माउंटेन है। इसका विस्तार गुजरात से दिल्ली तक है, यानी कि गुजरात में है, राजस्थान में है, दिल्ली में है और यह है हरियाणा में। कुल इसकी लंबाई है 692 किलोमीटर और गुरु शिखर इसकी सर्वोच्च चोटी है। गुरु शिखर इसकी सर्वोच्च चोटी है जिसकी ऊंचाई लगभग 1700 कुछ मीटर में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। किस केंद्रीय मंत्री ने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसके अलावा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मामलों के मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो ये जो विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 है, इसे शुरू किया गया है विजनाना भारती विज्ञान प्रसार और एनसीईआरटी के द्वारा, यानी कि इन तीनों के द्वारा इसे डिजाइन किया गया है। तो इसमें मुख्य रूप से पहला उद्देश्य है कि जो 6ठी से लेकर के 11वीं तक के विद्यार्थी हैं उनके भीतर विज्ञान विषय के संबंध में रुचि को प्रकट किया जाए, यानी कि उनका इंटरेस्ट बढ़े विज्ञान में। और इसके माध्यम से डिजिटल डिवाइस पर जो भारत के छात्र होंगे उनके बीच में विज्ञान के क्षेत्र में कौन सबसे ज़्यादा मेधावी है उसको भी चयनित किया जाएगा। तो ये परीक्षाएं 4 लेयर में होंगी, जैसे कि स्कूलों में होगा, जिलों में होगा, राज्यों में होगा और फिर नेशनल लेवल पर होगा। और यहाँ पर प्रत्येक स्तर पर 3 विजेताओं को चयनित किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है और इन्हीं के द्वारा अभी मौसम ऐप भी लॉन्च किया गया था। भारत ने किस देश के साथ जीवाणुरोधी प्रतिरोध से निपटने के लिए 5 नए चिकित्सीय अनुसंधान प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया? तो ये समझौता किया है यूनाइटेड किंगडम के साथ में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब ये होता क्या है, जैसे कि जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं या फिर जो जीन्स होते हैं उनके द्वारा जो भी उनके ऊपर दवाइयों का प्रयोग किया जाता है उसके खिलाफ वे एक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। जैसे आपने एंटी माइक्रोबियल ट्यूबरकुलोसिस के बारे में सुना होगा, उसी प्रकार से यहाँ पर अन्य बीमारियों के जो बैक्टीरिया होते हैं वे एक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। तो अब भारत ने यूनाइटेड किंगडम के साथ में ये जो जीवाणुरोधी प्रतिरोध होते हैं इनसे निपटने के लिए 5 नए चिकित्सीय अनुसंधान प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है। और ये जो अनुसंधान प्रोजेक्ट होंगे इनकी कुल लागत होगी 8 मिलियन यूरो। यहाँ पर ध्यान रखिएगा 8 मिलियन यूरो का ये एक प्रोजेक्ट होगा। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यूके के द्वारा भारत के सीरम इंस्टीट्यूट के साथ में समझौता किया गया है कि हम मिल करके कोविड-19 के टीके का निर्माण करेंगे। और यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं तो इसकी राजधानी आपको लंदन में मिल जाएगी और वर्तमान में बोरिस जॉनसन यहाँ के पीएम है। तो ये आपको थोड़ा सा मैप भी ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं ग्रेट ब्रिटेन की, तो ग्रेट ब्रिटेन में वेल्स आता है, इंग्लैंड आता है, इसके अलावा आता है स्कॉटलैंड। लेकिन जब स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स में हम लोग जोड़ देते हैं नॉर्दर्न आयरलैंड को भी, तो इस पूरे रीजन को कहा जाता है यूनाइटेड किंगडम। तो ये आपको ध्यान रखना है। और आयरलैंड इसका हिस्सा नहीं है, यानी कि जब बात आए यूनाइटेड किंगडम की तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें इंग्लैंड होता है, वेल्स होता है, स्कॉटलैंड होता है और उत्तरी आयरलैंड शामिल होता है। अगला प्रश्न है, कमल रानी वरुण जिनका हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हुआ किस राज्य की कैबिनेट मंत्री थी? तो ये कैबिनेट मंत्री थी उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा।
तो वर्तमान में ये उत्तर प्रदेश सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री थीं और कानपुर के घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक थीं। तो कोविड-19 के कारण अभी इनका निधन हो चुका है। इसके अलावा ये 11वीं और 12वीं लोकसभा में सांसद भी रह चुकी हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये तकनीकी शिक्षा मंत्री थीं उत्तर प्रदेश सरकार में। आखिरी प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने साइबर अपराध जागरूकता अभियान ई रक्षाबंधन लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश ने। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं जगन मोहन रेड्डी YSR पार्टी के, तो इनके द्वारा वर्तमान राजधानी अमरावती में पूरे अगस्त माह के लिए एक जागरूकता अभियान लॉन्च किया गया है और इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 1 लाख युवाओं, महिलाओं और बच्चों को साइबर अपराध के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसका स्लोगन थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। स्लोगन है लेट अस मेक अगस्त ए मंथ ऑफ ए फ्रीडम एंड ई सेफ्टी, यानी कि यहाँ पर जो अगस्त का माह है वह स्वतंत्रता और जो हमारा सुरक्षा होती है उसके लिए मनाएंगे। चलिए अब कल के प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। उत्तराखंड राज्य के मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो यहाँ पर ओम प्रकाश जी उत्तराखंड राज्य के मुख्य सचिव बन गए हैं। भारत के द्वारा अभी चीन से आयात होने वाले कलर टेलीविजन के ऊपर रोक लगा दी गई है। भारत द्वारा अरद और कार्मेल असॉल्ट राइफल के निर्माण के लिए इजराइल देश के साथ में समझौता किया गया है और इस समझौते के अंतर्गत मध्य प्रदेश का जो मुरैना है वहाँ पर अरद और कार्मेल असॉल्ट राइफल का निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न था विश्व युवा कौशल दिवस का विषय और ये दिवस कब होता है? तो 15 जुलाई को ये मनाया जाता है और इस बार की विषय है स्किल्स फॉर ए रेजिलिएंट यूथ। 39वें स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल किसने आयोजित किया? तो ये आयोजित किया है नाबार्ड ने। इसकी 39वीं स्थापना दिवस थी जिसके अवसर पर इन्होंने ये आयोजित किया। आज की वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, अशोक मुस्तफी जिनका निधन हुआ किस खिलाड़ी के कोच थे? भारत के किस राज्य से बांग्लादेश के लिए पहली विशेष पार्सल ट्रेन रवाना की गई जिसमें आपकी थी काली मिर्च चावल? वर्ष 2020 में किस माह में अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव होगा? मेरा पानी मेरी विरासत किस राज्य की योजना है? और स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। कई लोगों ने कमेंट किया था या मैसेज भी किया था कि जो प्रश्नों की संख्या है वो बढ़ाई जाए, लेकिन अभी तक आपने देखा होगा कि मैं लगभग 18 से 20 या फिर 16 क्वेश्चन करवाता था, लेकिन शायद आपको वो पसंद नहीं आता, तो इसीलिए मैंने प्रश्नों की संख्या कम कर दी है और आगे हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए 10 से 12 क्वेश्चन ही प्रत्येक वीडियो में शामिल किए जाएँ। तो वीडियो को आपने समय दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।